हेलो एंड वेलकम टू एग्जाम क्वेस्ट। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग ग्रेट। सो अपनी आज की इंडियन एक्सप्रेस के एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। सो पहला आर्टिकल इज अबाउट सुपर टाइफून रगासा, जिसने हांगकांग को अभी कल ही हिट किया है एंड इट वाज एंटिसिपेटेड कि हिट करेगा, काफी ज्यादा स्पीड से आ रहा था। सो दिस इज सुपर टाइफून रगासा। अब इसको सुपर क्यों कह रहे हैं? वी नो दैट टाइफून्स आर नथिंग बट ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। ट्रॉपिकल साइक्लोन्स को ही वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में क्या कहा जाता है? टाइफून। इसको सुपर क्यों कह रहे हैं वो हम डिस्कस करेंगे। ऑलराइट। तो इस साइक्लोन के हिट करने से क्या हुआ? ये हांगकांग रीजन में हिट किया और उससे पहले इन्होंने ताइवान और फिलीपींस में भी काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन इस पर्टिकुलर साइक्लोन की वजह से हुआ। टाइफून या साइक्लोन वट एवर यू वॉन्ट टू से। अब यहाँ पे बहुत ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट करना पड़ा बिकॉज इसकी पहले से प्रिडिक्शन थी कि ये हिट कर जाएगा सदर्न चाइना वाले एरिया में। एंड जो इसकी स्टॉर्म सर्च थी वो ऑलमोस्ट 3+ मीटर्स की देखी गई अबव सी लेवल। एंड अनफॉर्चुनेट डेथ हुई 14 लोगों की ताइवान में एंड 2 लोगों की फिलीपींस में। और इसकी स्पीड ऑलमोस्ट 280 किलोमीटर पर आवर थी एंड इट वॉज अ कैटेगरी 5 ट्रॉपिकल साइक्लोन। बट ये तो फैक्ट्स हैं इस पर्टिकुलर साइक्लोन के बारे में जो शायद हमसे ना पूछे जाए। हमारे लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा ट्रॉपिकल साइक्लोन के फिजिकल फीचर्स, राइट? कि फिजिकल ज्योग्राफी के हिसाब से हम पढ़ेंगे कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होता क्या है। सो ये ऑल्दो स्टैटिक का टॉपिक है बट हम इन डेप्थ अभी डिस्कस कर लेंगे। उसके बाद हमको ये वाला आर्टिकल थोड़ा ज्यादा समझ आएगा। फिर इसकी जोनिंग पे आते हैं एंड देन दीज कैटेगरीज। ऑलराइट, बट लेट्स डिस्कस ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फर्स्ट। ठीक है। तो साइक्लोन्स होते क्या है? ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। अच्छा, अगर आपको सेशन अच्छा लगता है तो प्लीज सेशन को लाइक कर देना। अम, अब साइक्लोन्स हिट कहाँ कहाँ करते हैं? कौन कौन सी जगह है जहाँ पे हम आए दिन सुनते रहते हैं कि साइक्लोन्स हिट करते हैं? एक तो ये साउथ चाइना सी वाला एरिया है, देन दिस सी ऑफ जापान वाला एरिया, साउथ चाइना सी वाला एरिया, ये फिलीपींस वाला एरिया जो है, राइट? ये फिलीपींस ताइवान, ये वाला एरिया, ये पूरा का पूरा आप साउथ चाइना सी वाला एरिया कंसिडर कर सकते हैं कि यहाँ पे साइक्लोन्स बहुत हिट करते हैं। ये सदर्न पैसिफिक ओशन में ऑस्ट्रेलिया के साथ में यहाँ पे आते हैं। बे ऑफ इंडिया का तो ऐसा है कि इंडिया इज एन एक्सेप्शन। यहाँ पे अरेबियन सी में भी आते हैं, ऑल्दो रेशो थोड़ी कम रहती है, और बे ऑफ बंगाल में भी आते हैं। बाकी मेक्सिको वाली कोस्ट, फ्लोरिडा वाली कोस्ट, कैरेबियन सी और कैरेबियन सी वाले एरिया में आते हैं। देन फ्लोरिडा, गल्फ ऑफ मेक्सिको, इस रीजन में भी बहुत ज्यादा साइक्लोन्स हम देखते हैं। ठीक है। तो लार्जली एक चीज नोटिस करो, कहाँ कहाँ आ रहे हैं। अच्छा, इधर मेडागास्कर वाले रीजन तक आते हैं, ये जो अरेबियन सी में बनते हैं, फॉर्म होते हैं। अब मुझे एक चीज नोटिस करके बताओ कि क्या देख पा रहे हो? अगर कॉन्टिनेंट की बात करें तो ये कॉन्टिनेंट के क्या है? ईस्टर्न मार्जिन। ध्यान से सुनो मैं कहना क्या चाह रही हूँ एक्चुअली। कॉन्टिनेंट के है ये ईस्टर्न मार्जिन। लेकिन अगर मैं ओशियन की बात करूं तो ये कौन सा कोस्ट है? वेस्टर्न कोस्ट। वेस्टर्न ओशियन, मतलब कि, या फिर नॉट वेस्टर्न ओशियन शायद सही शब्द नहीं है, वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर्स। ट्रॉपिकल रीजन में आ रहे हैं, ये तो हमने देख लिया। और ये साथ में कहा आ रहे हैं? वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर्स में। कंफ्यूज हो रहे हो तो मैं बताती हूँ। ये देखो, अगर कॉन्टिनेंट के हिसाब से देखोगे, ये पूरा कॉन्टिनेंट हो गया, नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट। इसके ईस्टर्न हिस्से में आए हैं कॉन्टिनेंट के। हाँ, कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन में आए हैं। लेकिन अगर हम अटलांटिक ओशन को देखें तो अटलांटिक ओशन का कौन सा हिस्सा है? ये है वेस्टर्न अटलांटिक वाटर्स, वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर है ये। और सिमिलरली यहाँ पे कॉन्टिनेंट की बात करें, ये जो पूरा एशियन कॉन्टिनेंट है, इसका ये ईस्टर्न मार्जिन है। इसका ईस्ट है, ये ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, इसका ईस्टर्न मार्जिन है। लेकिन पैसिफिक ओशन की बात करें तो पैसिफिक ओशन का क्या है? पैसिफिक ओशन का वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर है। सो दो चीजें यहां से क्लियर हुई और वो यहां लिख लेते हैं। पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया कि ट्रॉपिकल साइक्लोन ज्यादातर आते कहाँ हैं। जब हमने इनकी डिस्ट्रीब्यूशन देखी तो हमने देखा कि अगर तो बात करें हम वाटर्स की, ट्रॉपिकल वाटर्स की, तो वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर्स में आ रहा है। वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर्स क्यों आते हैं डिस्कस करेंगे, बट पहले ये थोड़ा पॉइंट नोटिस करो। वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर। और कॉन्टिनेंट की बात करें तो ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स, ईस्टर्न मार्जिन ऑफ कॉन्टिनेंट्स। दो पॉइंट्स समझ आ गए, देख लिए, ऑब्जर्व कर लिए हमने। अब ऐसा क्यों होता है ये देखते हैं।
नोट करो यहाँ पे, इंडिया को भूल जाना इस एग्जाम्पल में जो मैं देने वाली हूँ अभी। इंडिया एक्सेप्शन है, इंडिया क्योंकि देखो लैंडमास से घिरा हुआ है तो इंडिया पे ये रूल एक्चुअली लागू होता भी नहीं है। ठीक है, ये कॉन्टिनेंट है। यू नो कि दुनिया तो गोल है बेसिकली, तो ये एक कॉन्टिनेंट है और ये है, तो ये इनके बीच में ये पैसिफिक ओशन है। ठीक है, तो पैसिफिक ओशन के इस तरफ वाला एरिया ये है। ये जो कॉन्टिनेंट्स हमको दिख रहे हैं, एशियन कॉन्टिनेंट जो हमको दिख रहा है, तो अल्टीमेटली यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये दो कॉन्टिनेंट्स मान लो, कॉन्टिनेंट्स, कॉन्टिनेंट वन, कॉन्टिनेंट टू, और ये है इक्वेटर, 0 डिग्री इक्वेटर। ये मान लो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन है 23 डिग्री, और ये ट्रॉपिक ऑफ कैंसर नॉर्थ में 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ। अब ट्रेड विंड्स फ्लो करती है हमें पता है, और यहाँ पे जहां पे कन्वर्ज होती है उनको हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। यहाँ पे लो प्रेशर होता है, यहाँ पे हाई प्रेशर होता है, यहाँ पे भी हाई प्रेशर बेल्ट्स होती है। ये तो होपफुली आपको अभी तक रट चुका होगा अगर आपने ज्योग्राफी पढ़ी है। अगर नहीं पढ़ी है, अभी फाउंडेशन वाली स्टेज पे हो, तो इतना याद रखो, ये 23 डिग्री नॉर्थ पे हाई प्रेशर है, इक्वेटर वाले एरिया पे लो प्रेशर है। जहां पे लो प्रेशर बनता है उसी को कहते हैं इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। बेसिकली हवाएं आके कन्वर्ज होती हैं, विंड सिस्टम आके कन्वर्ज होता है, उसी की वजह से कन्वर्जेंस जोन इसको कहते हैं। ठीक है, ये हाई प्रेशर है, लो हाई लो हाई। हमें पता है कि हवा का स्वभाव है या एयर मास का स्वभाव है कि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ आएगी। ठीक है, तो आइडियली हाई प्रेशर से लो प्रेशर आनी है, यहां से इधर आनी है, इधर से भी लो प्रेशर क्योंकि यहाँ पे है तो यहाँ आएगी। ठीक है, बट क्या होता है, कोरियोलिस फोर्स लगती है, राइट, देयर इज कोरियोलिस फोर्स, जिसकी वजह से अल्टीमेटली जो विंड है, विंड की डायरेक्शन डिफ्लेक्ट हो जाती है। जो नदर्न हेमिस्फेयर है वहां पे टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्ट होती है, राइट टुवर्ड्स टुवर्ड्स राइट डिफ्लेक्शन होने के कारण इस तरह से मूव करती है। एंड सदर्न हेमिस्फेयर में टुवर्ड्स लेफ्ट डिफ्लेक्ट करती है, तो इस तरह से डिफ्लेक्शन विंड की होती है। यानी कि जो विंड स्ट्रेट में आनी थी वो कैसे जा रही है, वो डिफ्लेक्ट होके जा रही है। तो अल्टीमेटली आप देखिए कि ट्रेड विंड्स ऐसे धकेल रही है पानी को। अगर मैं सिंप्लीफाइड डायग्राम बनाऊं तो ट्रेड विंड्स क्या कर रही है, इस तरह से पानी को ढकेल रही है। ये कॉन्टिनेंट्स है और ये ओशन वाटर है, ओशियानिक वाटर है। ये आपने अपवेलिंग जब पढ़ा होगा, अपवेलिंग का कॉन्सेप्ट भी अगर पढ़ा है तो उस समय पे भी पढ़ा होगा कि जो ओशन वाटर होता है उसको ये ट्रेड विंड से धक्का लगता है। अल्टीमेटली प्लैनेटरी विंड्स भी आप कह सकते हैं कि प्लैनेटरी विंड से पानी को धक्का लगेगा एंड अल्टीमेटली वो इस तरफ को मूव करेगा। और ये क्या है, ये ईस्टर्न मार्जिन है कॉन्टिनेंट का। यानी कि जो भी गर्म पानी था अल्टीमेटली, ये ट्रॉपिक्स है, यहाँ पे सन की रेडिएशन हाई होती है, राइट, वी नो दिस। पानी गर्म हो रहा है, वार्म ट्रॉपिकल वाटर है, एंड ट्रेड विंड्स के एक्शन से क्या हुआ, पानी इधर इधर को धकेला गया बाय द एक्शन ऑफ ट्रेड विंड्स। इसको मान लो, जो थाली वाला एग्जांपल एक बहुत फेमस है कि आपके पास एक प्लेट में पानी है, आप यहां से ब्लो कर रहे हैं, आप फूंक मार रहे हैं प्लेट की तरफ, एंड अल्टीमेटली पानी किधर को, जो सरफेस वाटर होगा, नीचे वाला पानी नहीं, सिर्फ सरफेस वाटर इस तरफ को आपके फूंक के प्रभाव से जाएगा। तो उसी तरह से ओशन में देखो कि प्लैनेटरी विंड्स के वजह से, के एक्शन से अल्टीमेटली पानी इस तरफ को आके कलेक्ट हो रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है, यहाँ से जो पानी डिस्प्लेस हुआ अल्टीमेटली नीचे की सतह से पानी उसको फिल करने के लिए आ रहा है, इसको कहते हैं हम अपवेलिंग। अब जो नीचे से पानी आया है ये तो कोल्ड है, जो अल्टीमेटली यहाँ सरफेस पे वार्म वाटर था वो तो चला गया कॉन्टिनेंट के ईस्टर्न मार्जिन पे। ठीक है, ईस्टर्न मार्जिन पे आके कलेक्ट हो गया। समझ आ रही है बात, होपफुली क्लियर हो रहा होगा। देखो ये कॉन्सेप्ट थोड़ा सा समझने वाला है, अगर तो आपने पढ़ा हुआ है तो कुछ नहीं है, रिवीजन हो रहा है, बट अल्टीमेटली अगर नहीं पढ़ा है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर नहीं समझ आएगा तो प्लीज प्लीज बता देना कि समझ नहीं आया है, मैं फिर से एक्सप्लेन कर दूंगी, नो प्रॉब्लम। ठीक है, हमने देखा क्या समझा अभी तक, ट्रेड विंड्स के एक्शन से अल्टीमेटली पानी यहाँ पे आके इकट्ठा हो रहा था। ठीक है, यहाँ ईस्टर्न मार्जिन पे, और जिसकी वजह से आप कनेक्ट करो, ईस्टर्न मार्जिन पे गर्म पानी इकट्ठा हो रहा है यहाँ पे। अब आगे की बात करते हैं कि गर्म पानी इकट्ठा हुआ उससे क्या हो गया। अगर यहाँ पे हॉट वाटर अक्यूमुलेट हो भी गया तो क्या हो गया, ये नहीं मिटाना था यार।
वेस्टर्न ट्रॉपिकल वाटर, ईस्टर्न कॉन्टिनेंटल मार्जिन्स। ये पॉइंट हमने डिस्कस कर लिया, ये हमने नोट कर लिया, ठीक है। ये भी हमने देख लिया कि वेस्ट ईस्टर्न मार्जिन पे आके पानी इकट्ठा होता है बिकॉज ऑफ प्लैनेटरी विंड्स। अब देखो, ये ओशन वाटर है। पहले आई थिंक मुझे आपको बताना चाहिए कि साइक्लोन्स की कंडीशंस क्या है, उसके बाद शायद आपको बेटर समझ आए। अब देखते हैं कि साइक्लोन्स बनता क्या है, उसकी कंडीशंस देख लेते हैं, फिर उन कंडीशंस को एक एक करके समझते हैं। सो देर आर मेनली 5 कंडीशंस, 4 और 5 कंडीशंस है। पहली कंडीशंस है कि आपको क्या चाहिए, साइक्लोन बनने के लिए, एक ट्रॉपिकल साइक्लोन को बनने के लिए सी सरफेस चाहिए, लार्ज सी सरफेस चाहिए, और उसका टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एटलीस्ट 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए। ये एक यूपीएससी पीवाईक्यू है जिसमें कंडीशंस पूछी गई थी कि टेम्परेचर कितना होना चाहिए, एंड देन आई पे एक क्वेश्चन आया था। आई क्या होता है, साइक्लोन के पास एक आई भी होती है, आंख होती है। डिस्कस कर लेंगे पूरा, फिर आपको समझ आ जाएगा, ठीक है। एंड देयर शुड बी प्रेजेंस ऑफ कोरियोलिस फोर्स। कोरियोलिस फोर्स जो क्या करती है, अल्टीमेटली हवा को डिफ्लेक्ट करती है, अभी अभी हमने डिस्कस किया है। कोरियोलिस फोर्स चाहिए। उसके अलावा देयर शुड बी स्मॉल वेरिएशन, स्मॉल वेरिएशन या फिर वेरिएशन होनी ही नहीं चाहिए। कहाँ पे, वर्टिकल विंड स्पीड। अभी सब नोट कर रहे हैं हम, अभी सब देख रहे हैं, कंडीशंस लिस्ट डाउन कर रहे हैं, उसके बाद देखेंगे कि ये कंडीशंस क्या है। सो वर्टिकल विंड स्पीड होनी चाहिए, स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड, एंड देन प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर। प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर हो तो बहुत अच्छा है। एंड देन अपर डाइवर्जेंस अबव द सी लेवल, अपर डाइवर्जेंस भी होनी चाहिए। अब ये क्या है, समझा रही हूं मैं, डोंट वरी, टेंशन नहीं लेनी है। अपर डाइवर्जेंस होनी चाहिए। अम, एक स्लाइड लेते हैं, अब यहाँ डिस्कस करते हैं। तो ये कंडीशंस है, 5 कंडीशंस है, होनी चाहिए, फिर ट्रॉपिकल साइक्लोन हो जाएगा, अगर हो जाएगा। अब सबसे पहली एक ओशन सरफेस है, क्या बताया कि सी सरफेस होना चाहिए 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा। अब सी सरफेस ज्यादा क्यों चाहिए, हमें पता है कि जब भी पानी गर्म होगा, सरफेस यहाँ पे वार्म होगा, क्या होगा उसके बाद, जो यहाँ का एयर मास है, इस सी सरफेस के ऊपर का एयर मास है, वो भी क्या हो जाएगा, वार्म हो जाएगा। और मैंने आपको बहुत बार बताया है कि गर्म हवा का स्वभाव क्या है, कि वो ऊपर उठ जाती है, तो ये जो एयर मास है ये ऊपर को उठ जाएगी, ठीक है। यानी कि इवेपोरेशन होगा यहाँ पे एक प्रोसेस होगी इवेपोरेशन, बिकॉज ये क्या है, ये तो पानी है, तो पानी से तो अल्टीमेटली पानी का इवेपोरेशन होगा। जैसे ही हीटिंग होगी, ड्यू टू हीटिंग यहाँ का पानी जो है वो इवेपोरेट होगा, एंड अल्टीमेटली जो यहाँ का एयर कॉलम था सी सरफेस के ऊपर का, वो गर्म हो जाएगा। एंड अब जब यहाँ की जो एयर मास था, जो यहाँ की वार्म एयर थी, वो ऊपर उठ चुकी है, तो यहाँ पे क्या हो गया है, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो गया है। समझ आ रही है ये बात, तो लो प्रेशर क्रिएट हो गया है, तो अल्टीमेटली हाई प्रेशर से हवा इस वॉइड को फिल करने के लिए आने वाली है, हाई प्रेशर से। यही होता है, नॉर्मल है ये तो, यही सेल इसी तरह से बनता है अल्टीमेटली। वी हैव रेड इट इन ज्योग्राफी सो मेनी टाइम्स कि एक जगह है जहां पे हीटिंग हुई, अल्टीमेटली एयर मास भी वार्म हुआ, एयर मास ऊपर चला गया, क्योंकि गर्म हवा ऊपर को उठ जाती है, वार्म एयर राइजेस, कोल्ड एयर डिसेंड्स, वार्म एयर राइज हुई अल्टीमेटली, ऊपर चली गई। अब यहाँ पे जो इवेपोरेशन हुई थी उसने अल्टीमेटली ऊपर जाके नॉर्मल लैप्स रेट लगता है, राइट, नॉर्मल लैप्स रेट के कारण, और ऊपर जाके एल्टीट्यूड में ठंडा भी होता है, इसी को नॉर्मल लैप्स रेट कहते हैं, टेम्परेचर कम होता जाता है। एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, कंडेंसेशन, कंडेंसेशन होंगे, बादल बनेंगे, नॉर्मल प्रोसेस है ये। अब कंडेंसेशन में क्या हुआ, समझते जाओ पॉइंट टू पॉइंट जो मैं समझा रही हूँ, इसके बाद आपको चीजें कनेक्ट हो जाएगी लास्ट में। कंडेंसेशन हुई लास्ट में, कंडेंसेशन में जब जो गैस थी, इवेपोरेशन के कारण वेपर्स बने थे, गैसियस वेपर बने थे, जब वो लिक्विड में चेंज हुए तो क्या रिलीज हुई होगी, लेटेंट हीट, लेटेंट हीट रिलीज हुई, बादल बने एंड साथ में लेटेंट हीट रिलीज हुई। पॉइंट है, लिख के रख रही हूँ, नोट करते हैं। अब क्या होगा, हमने देखा, तो पहली कंडीशन जो हमने देखी थी कि सी सरफेस ज्यादा होना चाहिए, 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा होना चाहिए, हमें समझ आ गया कि जब
सी सरफेस ज्यादा होगा तभी यहाँ पे वार्मिंग होगी, एयर मास ऊपर जाएगा, इवेपोरेशन होगी। के लिए कह रहे थे कि 27 डिग्री सेल्सियस से ज्यादा का टेम्परेचर होना चाहिए। समझ आ गई हमको बात। दूसरा, अब कोरियोलिस फोर्स क्या करेगी? कोरियोलिस फोर्स का काम क्या होता है? हमने देखा था कि हवा को डिफ्लेक्ट करती है। सो जो ये हाई प्रेशर हम कह रहे हैं कि हाई प्रेशर फॉर्म होगा, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ हवा आएगी, तो अल्टीमेटली इस हवा को कैसे आ जाना चाहिए था? अगर हाई प्रेशर है और उससे हवा आ रही है, तो वो स्ट्रेट नहीं आएगी, वो थोड़ी सी डिफ्लेक्ट हो जाएगी। और इस डिफ्लेक्शन के कारण क्या होगा अल्टीमेटली? सर्कुलर मोशन देख पा रहे हो? इस तरह से एक सर्कुलर मोशन बन गया। ऐसा ही होगा, और ये क्यों होगा? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स। इसी कारण से जब हम कहते हैं कि ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म होते हैं, दीज आर व्हाट? दीज आर स्टॉर्म्स बेसिकली। वायलेंट स्टॉर्म्स होते हैं। ये कहाँ फॉर्म होते हैं? इनकी फॉर्मेशन हम देखते हैं 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ तक। अब ट्रॉपिकल साइक्लोन सुन के अगर कोई नया नया बच्चा है तो वो क्या सोचेगा कि ट्रॉपिकल है तो अल्टीमेटली इक्वेटर्स में भी फॉर्म होते होंगे, क्योंकि ट्रॉपिकल किसको कहते हैं हम? 0 डिग्री से लेके 23 डिग्री नॉर्थ, 23 डिग्री साउथ, ये पूरा एरिया ट्रॉपिकल एरिया होता है। बट 0 डिग्री के पास यानी कि इक्वेटर के पास साइक्लोन्स नहीं बनते। और ये क्यों होता है? क्योंकि इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स एब्सेंट होती है, इक्वेटर के पास कोरियोलिस फोर्स नहीं होती। अब अगर कोरियोलिस फोर्स नहीं होगी तो ये जो हमने डिस्कस किया, थोड़ा सा मिटा देती हूँ। ये जो पॉइंट्स थे थोड़ा दिमाग में लेकिन रखना, आप लोग मत मिटा देना दिमाग से। लो प्रेशर, एयर मास ऊपर जा रहा है, यहाँ पे बन गया लो प्रेशर। लो प्रेशर को फिल करने के लिए हाई प्रेशर से हवा आई। अगर यहाँ पे कोरियोलिस फोर्स नहीं होती तो अल्टीमेटली सीधी ही हवा आ जाती, कोई इसको वो घुमाव नहीं मिलता। वो जो कॉइलिंग की हम बात करते हैं, स्नेक की तरह कॉइल करता है साइक्लोन, हमने देखा है। तो वो कॉइलिंग क्यों होती है? बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, क्योंकि कोरियोलिस फोर्स ही है जो हवा को डिफ्लेक्ट करने का काम करती है। ठीक है, पॉइंट समझ आया? कॉरियोलिस फोर्स भी हमने देख लिया कि क्यों जरूरी है। अब क्यों कह रहे हैं कि देयर शुड बी स्मॉल वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड? क्या हुआ? ये वर्टिकल विंड स्पीड क्या हुआ? यहां से अगर हवा आ रही होगी, यहाँ पे हवा चल रही है और यहाँ पे हवा चल रही है, अगर यहाँ पे बहुत ज्यादा हवा होगी किसी भी पॉइंट पे, तो अल्टीमेटली ये जो बादल यहाँ बन रहे हैं इनको उड़ा के ही वो ले जाएगी। तो किस तरह से हमारा साइक्लोन फॉर्म होगा? तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो देयर शुड बी नो वेरिएशन इन वर्टिकल विंड स्पीड। ये इस तरह से ऊपर जाते जाते हमारे पास स्पीड में डिफरेंस नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्या होगा कि वो हमारी जो कंडेंसेशन यहाँ हो रही है या जो लेटेंट हीट यहाँ इकट्ठा हुई है उसको अल्टीमेटली उड़ा के ले जाएगी। ये हम नहीं चाह रहे, इसलिए तीसरा पॉइंट भी हमको क्लियर हो गया। देन प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर, ये तो होपफुली आप अभी तक गेस कर ही पाए होंगे कि देखो, लो प्रेशर अगर यहाँ पे ऑलरेडी थोड़ा बहुत फॉर्म हो रखा होगा तो अल्टीमेटली फायदा हो जाएगा, हीटिंग जल्दी होगी ना, जल्दी से साइक्लोन फॉर्म होगा। इसीलिए जब हम अपने इंडियन कंटेक्स्ट की बात करते हैं तो ये जो जून जुलाई वाला टाइम होता है इस समय पे हीटिंग हो रही होती है। एंड देन सितंबर अक्टूबर के टाइम पे साइक्लोन्स बनना शुरू होते हैं, क्योंकि प्रेशर, लो प्रेशर तब तक बिल्ड हो चुका होता है, हीटिंग तब तक हो चुकी होती है। ठीक है, तो क्योंकि ओशन थोड़ा टाइम लेता है हीटिंग होने में, ओशन जल्दी से नहीं हीट होता, लैंड हीट होता है। यहाँ देखो, लैंड है, जल्दी से हाई प्रेशर, यहाँ पे लो प्रेशर, हाई प्रेशर, हाई प्रेशर क्या करेगा? हाई प्रेशर से हवा आएगी एंड और ज्यादा इंटेंसिफाई हो जाएगा साइक्लोन। ठीक है, सो प्री एग्जिस्टिंग लो प्रेशर हेल्प करेगा जल्दी से जल्दी साइक्लोन बनने में, राइट। अपर डाइवर्जेंस, नाउ अपर डाइवर्जेंस क्यों जरूरी है? अपर डाइवर्जेंस क्या है? एक तो हमारा डायग्राम जल्दी जल्दी गंदा हो रहा है। अपर डाइवर्जेंस किसको हम कह रहे हैं? ये जो एयर मास ऊपर की तरफ ट्रेवल करके गया है और उसने क्या किया, यहाँ पे जाके हम चाह रहे हैं कि जो हवा है वो अल्टीमेटली डाइवर्ज भी करे, यानी कि वो इस तरफ को आए। और ये क्यों जरूरी है? क्योंकि जब ये यहाँ आएगी, डाइवर्ज होगी, अल्टीमेटली ठंडी होके क्या करेगी? हाई प्रेशर बना देगी। ठंडी हो गई, ठंडी हवा का स्वभाव क्या बताया मैंने आपको कि वो डिसेंड करती है, कोल्ड एयर डिसेंड्स।
कोल्ड एयर जब डिसेंड करेगी तो अल्टीमेटली यहाँ पे जाके गिर जाएगी और यहाँ पे हाई प्रेशर बनाएगी, और ये जल्दी से, ये जो हाई प्रेशर यहाँ बना है, ये जो लो प्रेशर इधर बन रहा है, इसको जल्दी से भागेगा इसको कवर करने के लिए, एंड अल्टीमेटली सप्लाई कॉन्टिन्यूअस रहेगी हमारे साइक्लोन की। ठीक है, तो इसके लिए अपर डाइवर्जेंस जरूरी है। और डाइवर्जेंस होती क्यों है? बिकॉज देखो, बादल एक हद तक ही बनते हैं, या ये जो एयर अपवर्ड मूव कर रही है, ये एक हद तक ही मूव करेगी। समझ रहे हैं ये तो बात? अपर ट्रोपोस्फियर में वैसे भी सीरस शील्ड होती है। ठीक है, सीरस शील्ड होती है जो अल्टीमेटली इस ये जो हवा अपवर्ड मूव कर रही है इसको रोक लेती है, इस तरह से डाइवर्ज कर देती है। बट उसके अलावा भी क्या होता है, नॉर्मल लैब स्टेट लगता है तो अल्टीमेटली यहाँ आके हवा ठंडी हो जाती है। ठीक है, और उसकी वजह से भी डाइवर्जेंस होती है। अदरवाइज तो फिर ऊपर जाते जाते कितना आयनोस्फीयर तक चली जाएगी हवा, बट ऐसा नहीं होता। हमें पता है कि ट्रोपोस्फियर तक ही क्लाउड्स बनते हैं, उसके ऊपर क्लाउड्स नहीं बनते, और यहाँ पे एक सीरस शील्ड होती है जो अल्टीमेटली आगे वार्म एयर को जाने से रोक देती है और अल्टीमेटली डाइवर्ज कर देती है। और ये डाइवर्जेंस क्यों जरूरी है? ताकि हाई प्रेशर बनता रहे, और हाई प्रेशर फिर सप्लाई देता रहे, लो प्रेशर को भरने के लिए आता रहे, यहाँ पे लो प्रेशर क्रिएट हो, हवा फिर से ऊपर जाती रहे, एंड देन क्लाउड्स बनती रहे, इंटेंसिफाई होते रहे, और हमारा साइक्लोन भी बनता रहे। अब हाई प्रेशर की कंटिन्यूअस सप्लाई रहेगी, एंड अल्टीमेटली क्या होगा, वो स्पाइरलिंग या कॉइलिंग जिसको हम कह रहे थे। ऑल राइट, अब देखो, सारी पांचों कंडीशंस हमने देख ली कि अगर ये पांचों कंडीशंस हैं तो अल्टीमेटली साइक्लोन बन जाता है। अब ये पर्टिकुलर जगह है आई ऑफ द साइक्लोन। आई ऑफ द साइक्लोन क्या है? जो हमने देखा था कि लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर क्रिएट हुआ, लो प्रेशर से हवा ऊपर जा रही है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसाइडिंग वार्म एयर यहाँ पे लिखा है। सबसाइड क्यों हो रही है हवा? क्योंकि यहाँ पे क्या बन रहा है, ट्रोपोपॉज के पास इधर क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड्स बन रहे हैं, क्लाउड्स बनने की वजह से लेटेंट हीट रिलीज हो रही है। ठीक है, जब जो गैसियस वेपर है वो लिक्विड में कन्वर्ट हो रहे हैं तो क्या हो रहा है, छिपी हुई हीट रिलीज हो रही है। लेटेंट हीट क्या होती है? छिपी हुई हीट। लेटेंट हीट रिलीज हुई, अल्टीमेटली वो क्या करेगी, धक्का लगाएगी, और यहाँ पे जो वार्म एयर है, हीट है ना बेसिकली, हीट ट्रैप होती जाएगी और वो नीचे की तरफ धकेलना शुरू करेगी। सबसाइडिंग वार्म एयर यहाँ पे धक्का लगाएगी कुछ हिस्से तक। ठीक है, तो ये जो आई वाला एरिया है, ना तो यहाँ पे बारिश होगी, नो रेन नो स्टॉर्म, नो रेन नो स्टॉर्म। रेन और स्टॉर्म कहाँ होगा? इस वाली जगह पे। यहाँ पे बनेंगे रेन बैंड्स, ये देखो, यहाँ पे बनेंगे रेन बैंड्स, यहाँ पे बनेंगे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स। धक्का देती रहेगी, जो नया सप्लाई नीचे से आ रहा है वो अल्टीमेटली बादलों को धक्का देती रहेगी। यहाँ पे क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स बनेंगे, यहाँ पे रेन बैंड्स बनेंगे, एंड बारिश होती रहेगी कंटिन्यूसली। अब नीचे से तो कंटिन्यूस सप्लाई आ ही रही है, मॉइस्चर की तो कोई कमी नहीं है, बिकॉज हम कहाँ है, सी सरफेस में। इसीलिए जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं वो कहाँ बनते हैं, सी सरफेस पे, लैंड पे नहीं बन सकते। जैसे ही लैंड पे जाके टकराएंगे, उस फिनोमिनन को क्या कहा जाता है, लैंड फॉल। लैंडफॉल आते ही जो मॉइस्चर की सप्लाई मिल रही थी वो कट हो जाएगी। ये जो लो प्रेशर बन रहा था, लो प्रेशर क्यों बन रहा था? क्योंकि कन्वेक्शन की वजह से अल्टीमेटली हीटिंग हो रखी थी। इसके कारण ये जो लेटेंट हीट थी, ये यहाँ वाली आई वॉल बना के एक कंटिन्यूअस हीट भी प्रोवाइड कर रही थी, जिससे एयर कॉलम हीट हो रहा था और अल्टीमेटली वार्म होते होते ऊपर जा रहा था। कंटिन्यूअस सप्लाई यहाँ से सुनिश्चित हो रही थी। बट अल्टीमेटली मॉइस्चर भी तो चाहिए ना बादल बनाने के लिए, सिर्फ वार्म एयर जाके क्या करेगी, मॉइस्चर भी तो चाहिए, राइट? सो मॉइस्चर अल्टीमेटली क्या करेगा, मॉइस्चर की जो सप्लाई थी वो कट हो जाएगी लैंड पे पहुंचते ही, और इसी वजह से लैंड पे पहुंचते ही ये जो साइक्लोन है ये डिसिपेट भी हो जाता है, बट साथ में सबसे ज्यादा प्रॉब्लम भी कहाँ क्रिएट करता है, लैंड को एनकाउंटर करते ही। जो अभी हमारा के इन केस साइक्लोन है या टाइफून है, सुपर टाइफून है, वो भी अल्टीमेटली हांगकांग की कोस्ट पे आके टकराया, एंड अल्टीमेटली वहां पे क्या हुआ, स्टॉर्म आया और रेन रेन हुई। रेन क्यों होती है? बिकॉज ऑफ रेन हैपेंस बिकॉज ऑफ क्यूमुलोनिम्बस क्लाउड्स दैट आर फॉर्म बिकॉज ऑफ कंडेंसेशन जो हो रही है, एंड स्टॉर्म बिकॉज ऑफ वो जो हाई प्रेशर बन रहा है ना, कॉइलिंग होती जा रही, होती जा रही, होती जा रही, इसकी वजह से स्पीड मिलती जाती है एंड हवाएं चलती है।
स्टॉर्म आते हैं और लोगों की छतें उड़ जाती हैं कोस्टल एरिया में और वहां फ्लड लाइक सिचुएशंस होती हैं। ठीक है, अब देखो साइक्लोन फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे बना है और ये मूव कर रहा है। इसकी कुछ स्पीड है जो कि बहुत ज्यादा होती है, 230 किलोमीटर पर आवर इस पर्टिकुलर साइक्लोन की स्पीड है। ये इस स्पीड से आगे बढ़ता जा रहा है। हाई प्रेशर की सप्लाई इसको मिलती जा रही है, मिलती जा रही है। हाई प्रेशर इसको घेर रहा है, अल्टीमेटली इस तरह की कॉइलिंग होती जा रही है और आगे बढ़ रहा है। अब जैसे ही इसने लैंड को एनकाउंटर किया, ऑल्दो इसकी मॉइस्चर की सप्लाई कट हो गई, बट अब जितना भी इसने मॉइस्चर कैरी कर रहा था वो सारा यहाँ छोड़ देगा। जो भी इसका स्टॉर्म था जो अभी तक इसमें कंटेन्ड था इस तरह से, वो जैसे ही डिसिपेट हुआ, अभी तक वो जो हवाएं थी वो इस तरह से इसमें कंटेन्ड थी, ये जो कॉइलिंग हो रही थी इसमें कंटेन्ड थी, बट अब वो जैसे ही डिसिपेट हुई अल्टीमेटली वो स्टॉर्म की विंड्स की फॉर्म में कोस्टल एरिया को हिट करेगी। एंड साथ में क्या होगा, यहाँ पे बहुत ज्यादा बारिश भी होगी और इसी को हम कहते हैं साइक्लोन। क्लियर है चीज? होपफुली मैं कोई पॉइंट मिस नहीं कर रही हूँ और मैंने सब कुछ बताया। चलो, आई वाले एरिया में देयर इज क्लियर स्काई एंड नो विंड इन द आई। ये यूपीएससी पीवाईक्यू है दैट जो आई वाला एरिया होता है वो यूजुअली काम होता है। वो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे लेटेंट हीट रिलीज होने के कारण देर इज सबसाइडिंग वार्म एयर। जब वार्म एयर सबसाइड कर रही है तो अल्टीमेटली यहाँ पे बादल नहीं बने हैं, जो बादल बने थे वो इस तरफ को मूव कर गए हैं और इधर को मूव करके उन्होंने क्या बना दिया है, यहाँ बना दिए हैं उन्होंने रेन बैंड्स जहाँ बारिश हो रही है। यहाँ पे बारिश नहीं हो रही है। दिस पर्टिकुलर एरिया इज काम। काम एरिया है ये आई वाला एरिया, जो बीच का सेंटर है, साइक्लोन का सेंटर है जिसको आई ऑफ द साइक्लोन कह रहे हैं, दैट इज वेरी मच काम। ठीक है, और ये आई वॉल्स है। आई वॉल्स को कंटिन्यूअस सप्लाई ऑफ वार्मथ, वार्मथ कहाँ से मिल रही है? लेटेंट हीट से। जो सबसाइडिंग एयर आ रही है वो अल्टीमेटली इसको और ज्यादा वाइडन करती जाएगी। ठीक है, एंड इट कैन बी अप टू, ये देखो, आई से लेके जो साइक्लोन है उसकी विड्थ कितनी हो सकती है? अप टू 1000 किलोमीटर। ठीक है, इतना बड़ा साइक्लोन भी हो सकता है। और क्लाउड टॉप हाइट कैन बी अप टू 15 किलोमीटर्स। ओके, एंड ये जो हमने देखा कि 3 किलोमीटर तक की टाइड्स यहाँ पे हांगकांग वाले एरिया में नोटिस की गई, वो क्यों हुआ? जो मैंने आपको बताया कि जो अभी तक ये जो क्लाउड्स थे, रेन थी, स्टॉर्म थी, अभी तक इसमें कंटेन्ड थी, जैसे ही उसने कोस्ट को हिट किया अल्टीमेटली सारी की सारी जो पोटेंशियल एनर्जी थी वो अल्टीमेटली रिलीज हो गई, डिसिपेट हो गई और यहाँ पे रिलीज हो गई। ठीक है, सो अब ये वाला आर्टिकल देख लेते हैं एक बार कि आर्टिकल में क्या क्या एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है जो हमारे लिए जरूरी है। ये तो टाइफून रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है कि कितने लोगों की अनफॉर्चुनेट यहाँ डेथ हुई है और 3 मीटर प्लस का इसका सर्ज था। ओके, एंड इसकी कैटेगरी थी कैटेगरी 5। अब ये कैटेगरीज क्या होती है ये देख लेते हैं। अब ये जो साइक्लोन्स होते हैं, ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स हैं, इनको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ सेफिर सिम्पसन स्केल। वेरी इंपॉर्टेंट प्रीलिम्स के लिए। सेफिर सिम्पसन स्केल होता है जिसमें अल्टीमेटली स्टॉर्म की ये जो ये जो साइक्लोन है ये मूव कर रहा है। ठीक है, इस तरह से मूव करते जा रहा है ये, तो इसकी कुछ स्पीड है जिससे ये मूव कर रहा है, तो उस स्पीड के बेसिस पे क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, अगर जो साइक्लोन है उसकी स्पीड 119 से 153 किलोमीटर पर आवर है तो उसको कैटेगरी 1 देखा जाएगा इन दिस वे। राइट, ये जो कैटेगरी 5 है इसकी 252 किलोमीटर पर आवर की से ज्यादा की अगर स्पीड है तो अल्टीमेटली उसको कैटेगरी 5 कहा जाता है। इस पर्टिकुलर साइक्लोन की स्पीड कितनी थी? 280 किलोमीटर पर आवर। और अर्थ में अभी तक जितने भी फास्टेस्ट मूविंग साइक्लोन्स आए हैं उनमें से एक ये था और काफी ज्यादा रीजंस इसके बताए जा रहे हैं कि ऐसा क्यों हुआ होगा। अच्छा, इट हैड डर्टी साइड इम्पैक्ट। अभी डर्टी साइड इम्पैक्ट क्या होता है? डर्टी साइड इम्पैक्ट होता है कि जब नॉर्थन हेमिस्फीयर में जो साइक्लोन है, इसी तरह से पिक्चराइज करते हैं हम साइक्लोन को, ऐसे कुछ कॉइलिंग कॉइलिंग बनती है। प्लीज, मेरी हैंड राइटिंग भी गंदी है और मेरे डायग्राम्स भी गंदे ही होते हैं, बट आई कांट हेल्प इट। ठीक है, कोशिश मैं करती हूँ अच्छा सुंदर बनाने की, पर मुझसे बनता नहीं है। सो दिस इज व्हाट, दिस इज साइक्लोन। ठीक है, अब ये जो साइक्लोन है, हमने क्या देखा कि ये ऑलमोस्ट 1000 किलोमीटर तक की इसकी डेप्थ, सॉरी, विड्थ हो सकती है। अभी यहाँ पे हमने देखा था कि 1000 किलोमीटर तक की इसकी विड्थ हो सकती है, इसीलिए इसको लार्ज सी सरफेस चाहिए होता है। कहाँ बना रही थी यार मैं?
हाँ, राइट, इतना वाइड ये है। तो एक चीज देखो, अभी अभी हमने देखा कि जो कोरियोलिस फोर्स होती है वो नॉर्थ हेमिस्फीयर में किस तरफ को डिफ्लेक्ट करती है, क्या बताया था, राइट हैंड साइड पे, इस तरफ पे। और विंड की डायरेक्शन किस तरफ पे होती है, इस तरफ को। ठीक है, तो ये कौन सा साइड है, ये एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। तो देखो ये जो पर्टिकुलर साइक्लोन था ये भी इसी तरफ को मूव कर रहा होगा, नदर्न हेमिस्फीयर में था, इस तरफ को मूव कर रहा था साइक्लोन। सो प्लैनेटरी विंड्स भी इसी तरफ को है और साइक्लोन भी इसी तरफ को मूव कर रहा है, क्योंकि नदरन हेमिस्फीयर का साइक्लोन है। अगर सदरन हेमिस्फीयर का होता तो किस तरफ को मूव कर रहा होता, इस तरफ। समझ आ रहा है जो मैं कह रही हूँ, ठीक है। डायरेक्शन अलग अलग हो जाती है नदरन हेमिस्फीयर और सदरन हेमिस्फीयर में। सो अब क्योंकि ये नदरन हेमिस्फीयर में बना था और ये मूव भी इसी तरफ को कर रहा था, और तो जो इसका राइट हैंड क्वाड्रेंट है, राइट हैंड क्वाड्रेंट, इसको क्या कहेंगे, इसको कहेंगे डर्टी साइड। डर्टी साइड इम्पैक्ट, राइट फ्रंट क्वाड्रेंट जो इसका होगा साइक्लोन का, वो सबसे ज्यादा डिस्ट्रक्टिव जोन होगा, क्योंकि रोटेशनल विंड्स और स्टॉर्म मूवमेंट, स्टॉर्म मूव भी इसी तरफ को कर रहा है और रोटेशनल विंड्स की डायरेक्शन भी इसी तरफ को है। तो दोनों आपस में मिल गई, रोटेशनल विंड्स प्लस स्टॉर्म विंड्स दोनों के आपस में मिल जाने से ये बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाता है। अदरवाइज अगर दोनों अलग अलग तरफ को हो तो अल्टीमेटली इतना नुकसान नहीं होता। तो इसीलिए जो नदरन हेमिस्फीयर की अगर हम बात करें तो डर्टी साइड, अगर आपको सिंपल सा मैच वाला क्वेश्चन हो तो डर्टी साइड नदरन हेमिस्फीयर में होगा राइट फ्रंट क्वाड्रेंट, और ऑन द अदर हैंड सदर्न हेमिस्फीयर में डर्टी साइड कौन सा होगा, लेफ्ट फ्रंट क्वाड्रेंट। ठीक है, लेफ्ट फ्रंट क्वाड्रेंट होगा। ठीक है, लेफ्ट फ्रंट क्वाड्रेंट को कहेंगे डर्टी साइड, और दूसरा जो इस केस में लेफ्ट फ्रंट क्वाड्रेंट क्लीन साइड होगी नदर्न हेमिस्फीयर में, उसको क्लीन साइड कहेंगे, वो इतनी ज्यादा डिस्ट्रक्टिव नहीं होगी, बिकॉज उसमें रोटेशनल विंड्स अलग डायरेक्शन में होंगे और स्टॉर्म मूवमेंट अलग होगा। उसमें रोटेशनल मूवमेंट्स तो इस तरफ को होंगी, लेकिन स्टॉर्म मूवमेंट किस तरफ है, अलग तरफ। ठीक है, इसी वजह से, एक सेकेंड मैं थोड़ा सा बेटर आपको समझाती हूँ। क्यों इसको कह रहे हैं डर्टी साइड, बिकॉज जो स्टॉर्म मूव कर रहा था ऐसे 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 ऐसे, तो अल्टीमेटली उसके जो ये हांगकांग था ये उसके राइट फ्रंट क्वाड्रेंट की तरफ आ रहा था, इसलिए इसको डर्टी साइड कहा। ठीक है, ये इसका डर्टी साइड होता है, ज्यादा डिस्ट्रक्टिव होता है, और जो भी एरियाज इसके राइट फ्रंट क्वाड्रेंट में आएंगे वो अल्टीमेटली ज्यादा डिस्ट्रक्शन फेस करेंगे, और उसी वजह से हांगकांग ने इतना डिस्ट्रक्शन फेस किया। ठीक है, दोनों आपस में मिल गए, रोटेशनल विंड्स भी और स्टॉर्म मूवमेंट भी साथ में मिलकर डबल धमाल हो गया एंड अल्टीमेटली ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गए। ठीक है, वार्म ओशन वाटर्स, हाउ द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स फॉर्म, हमने पूरा डिस्कस कर लिया। वार्म ओशन वाटर्स होने चाहिए नियर द इक्वेटर, कितना 5 डिग्री नॉर्थ से लेके 20 डिग्री साउथ तक, एंड 20 डिग्री साउथ, और क्या पड़ा था 27 डिग्री सेल्सियस एटलीस्ट हाइयर इससे टेम्परेचर होना चाहिए। लो प्रेशर होना चाहिए, ड्रॉइंग इन मोर मॉइस्ट एयर, जितना ज्यादा लो प्रेशर होगा उतना ज्यादा पानी, मतलब या जो एयर मास है वो ऊपर की तरफ जाएगा, और ज्यादा हाई प्रेशर से हवा इसको फिल करने के लिए, वॉइड को फिल करने के लिए आएगी, और इस तरह की स्पॉइलिंग, स्पाइरलिंग होगी। थंडरस्टॉर्म क्लस्टर्स, राइजिंग मॉइस्चर कंडेंसेस, रिलीजिंग लेटेंट हीट, रीफ्यूलिंग द सिस्टम। ठीक है, then rotation due to the Coriolis force, the system begins to spin। ट्रॉपिकल डिप्रेशन पहले फॉर्म होता है। अच्छा, इसकी स्टेजेस क्या होती है कि पहले एक डिप्रेशन सॉर्ट ऑफ फॉर्म होगा, जहां पे भी लो प्रेशर होता है उसको क्या कहते हैं कि ये डिप्रेशन फॉर्म हो गया है। सबसे पहले ट्रॉपिकल डिप्रेशन फॉर्म होगा जब वो एक एक्सटेंट से ज्यादा, इस आर्टिकल में एक्चुअली ये स्पीड दी हुई थी। सबसे पहले ट्रॉपिकल डिप्रेशन फॉर्म होता है जब उस ट्रॉपिकल डिप्रेशन की वजह से जो विंड स्पीड है, स्टॉर्म की स्पीड है, स्टॉर्म की मूव करने की स्पीड 63 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाएगी, तो उसको कहेंगे ट्रॉपिकल स्टॉर्म। ठीक है, और ये इंटेंसिफाई होते होते जब 119 किलोमीटर पर आवर से ज्यादा हो जाएगी तब इसको टाइफून, हरिकेन या ट्रॉपिकल साइक्लोन कंसिडर किया जाता है। बट उससे पहले इसकी स्टेजेस क्या होती है, पहले इसको ट्रॉपिकल डिप्रेशन कहते हैं, देन स्टॉर्म, उसके बाद फिर साइक्लोन, हरिकेन या टाइफून। ठीक है,
अब ये स्पीड कैसे काउंट होती है, इसका अलग अलग तरीका है। ऑलमोस्ट सस्टेन्ड स्पीड काउंट करते हैं कि 10 मिनट तक, 10 मिनट तक देखेंगे कि इसकी स्पीड कितनी आ रही है, उस हिसाब से इसको क्लासिफाई किया जाता है। ठीक है, ये देखो डर्टी साइड ने हिट किया है। इट कैन ब्रिंग मोर डिवेस्टेशन एज फॉरवर्ड मोशन ऑफ द स्टॉर्म इज एडेड टू द बैकग्राउंड रोटेटिंग सर्कुलेशन ऑफ द सिस्टम। ठीक है, which is always in an anti-clockwise direction. The location at which the two movements, rotation around the eye and forward motion combine, is where the most powerful winds are formed. Then southern China में ये particular tropical cyclone form हुआ है, and clean और dirty sides होती है। northern hemisphere के लिए dirty side कौन सी होगी, right quadrant, और clean side left quadrant। और southern hemisphere के लिए इसका उल्टा होता है क्योंकि deflection उल्टी होती है। northern hemisphere में राइट हैंड साइड को डिफ्लेक्ट होती है विंड्स, और सदर्न हेमिस्फीयर में लेफ्ट हैंड साइड को डिफ्लेक्शन होती है विंड्स की। होपफुली क्लियर हुआ। अगर कुछ क्लियर नहीं हुआ होगा तो प्लीज आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, तो ये क्लासिफिकेशन हमने देख ली। स्केल याद रखना, सेफिर सिम्पसन हरिकेन विंड स्केल। एंड ये इतना इंटेंस क्यों है, बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ऑलमोस्ट ये जो पैसिफिक ओशन है ये 1.5 डिग्री सेल्सियस राइज कर चुका है, ऐसा यूएनईपी का कहना है। एंड वार्मर सी ज्यादा लेटेंट हीट, जितनी ज्यादा लेटेंट हीट उतनी ज्यादा इंटेंसिफिकेशन या उतनी ज्यादा फ्यूलिंग। और इसकी इतना ज्यादा इंटेंसिफाई ये इसलिए भी हुआ क्योंकि इसका कोई लैंडफॉल नहीं हुआ। लैंडफॉल क्या होता है कि लैंड के पास आके टकरा जाएगा, जिससे अल्टीमेटली मॉइस्चर की सप्लाई कट हो जाएगी। हाँ, कोस्ट वाले एरिया में तो फ्लड आएगा, स्टॉर्म आएगा, क्योंकि सारा जितना भी मॉइस्चर कंटेंट था वो एकदम से डिसिपेट हो गया, रिलीज हो गई वो एनर्जी। बट जो साइक्लोन फ्यूलिंग हो रही थी वो अल्टीमेटली स्टॉप हो जाएगा। बट ऐसा सिग्निफिकेंट लैंडफॉल इसका देखा ही नहीं गया, और इसने सबसे पहले जाके हांगकांग को हिट किया, और अल्टीमेटली अपनी पीक इंटेंसिटी पे ये था। साइंटिफिक कंसेंसस क्या है कि अब जितने भी क्लाइमेट चेंज की वजह से साइक्लोन्स बन रहे हैं वो कोस्ट के नजदीक बन रहे हैं, और जल्दी से जल्दी रैपिडली इंटेंसिफाई हो रहे हैं, क्योंकि वार्मिंग हो रही है, ज्यादा लो प्रेशर बन रहा है, एंड लास्ट लॉन्गर ओवर लैंड, लैंड पे भी ज्यादा टाइम के लिए लास्ट कर रहे हैं। देन साइक्लोन्स इन इंडिया, बे ऑफ बंगाल ज्यादा प्रोन है, बट ऐसा नहीं है कि अरेबियन सी में नहीं होते। अरेबियन सी में भी अब वार्म वाटर्स की वजह से कंड्यूसिव कंडीशंस मिल रही है। अदरवाइज वार्म वाटर अगर आप देखें, सॉरी अरेबियन सी अगर आप देखें तो वो क्या है, कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न मार्जिन है। वेस्टर्न मार्जिन में होता है कोल्ड वाटर अपवेलिंग, यहाँ पे डिजर्ट्स होते हैं, यहाँ पे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स इतने नहीं देखे जाते। बट अब बिकॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग ज्यादा इंटेंसिफिकेशन हो गई है अरेबियन सी में। देन रिसेंट सीवियर साइक्लोन्स का नाम दिया गया है अम्फान, यास एंड बिपरजॉय, 2023 में जो आया था। एंड आईएमडी का फ्रेमवर्क ऐसा है कि आईएमडी साइक्लोन वार्निंग को इशू करता है, एनडीएमए डिजास्टर मैनेजमेंट प्लान्स प्रिपेयर करता है, और रीजनल स्पेशलाइज्ड मेटेरोलॉजिकल सेंटर्स ये साइक्लोन्स को मॉनिटर करते हैं। इसकी स्पीड बेसिकली कैलकुलेट की जाती है, देन इसकी डायरेक्शन देखते हैं कि किस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो इस हिसाब से अर्ली वार्निंग्स जारी की जाती है। क्लाइमेट चेंज और आईपीसीसी फाइंडिंग्स देखनी है कि इसकी वजह से राइजिंग ओशन टेम्परेचर की वजह से साइक्लोन इंटेंसिटी भी बढ़ रही है। देन साउथ ईस्ट एशिया पर्टिकुलरली वल्नरेबल ड्यू टू डेंस पॉपुलेशन अलोंग कोस्ट। टर्मिनोलॉजी की बात करें तो इंडियन ओशन में साइक्लोन, हमारे यहाँ इंडियन ओशन रीजन में साइक्लोन कहा जाता है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक में टाइफून कहा जाता है, हरिकेन कहते हैं अटलांटिक और नॉर्थ ईस्ट पैसिफिक वाले एरिया में। एंड स्टॉर्म सर्ज क्या होती है, अबनॉर्मल राइज इन सी लेवल ड्यू टू साइक्लोन्स। ये जो कह रहे हैं कि 3 मीटर ऊपर स्टॉर्म सर्ज आई, ये क्या है, सी लेवल में राइज होना बिकॉज ऑफ एबनॉर्मल सी राइज। ये वही है कि जैसा मैं आपको बता रही थी कि फूक मार रहे हैं, पानी आगे की तरफ को मूव कर रहा है, तो ये तो फूक नहीं है, ये तो कितना ज्यादा साइक्लोन का जो अपना विंड है वो भी है, एंड प्लानिटरी विंड भी है, अल्टीमेटली कितना ज्यादा पानी आगे को सर्च कर रहा होगा, तो यू कैन इमेजिन वो एकदम से रिलीज होता है तो फ्लड आता है, और इस अपसर्ज को क्या कहते हैं, स्टॉर्म सर्ज। डर्टी साइड ऑफ साइक्लोन हमने देख लिया, राइट हैंड क्वाड्रेंट फॉर नदरन हेमिस्फीयर। सो दिस वाज ऑल अबाउट दिस आर्टिकल। काफी ज्यादा डिटेल्ड हो गया ये, इतना मैंने सोचा भी नहीं था कितना टाइम लग जाएगा, बट जितने जितने पॉइंट्स हमने डिस्कस किए हैं प्लीज इनको याद रखना। ठीक है, ऑलमोस्ट 40 मिनट्स लग गए हमको इसी को डिस्कस करने में। तो अगले दो आर्टिकल्स देखते हैं। सबसे पहले तो एक और है जो बहुत इजी है, इसको पहले देख लेते हैं। के वीजा। कल हमने दो तरह के वीजास डिस्कस किए थे, H1B वीजा और L1 वीजास। इसके दो कैटेगरीज थी, बी
L1A एंड L1B। L1 वीजा कौन सा होता था? जो कंपनीज पिटिशन डालती थी, फॉर एग्जाम्पल कोई सब्सिडरी कंपनी है इंडिया में, यूएसए की कंपनी की, तो कंपनी पिटिशन डालेगी कि इस पर्टिकुलर एम्प्लॉय को जो इंडिया में काम कर रहा है 1 साल से एटलीस्ट, इसको यूएसए भेज दिया जाए L1 वीजा देके। ठीक है, इसमें कंडीशंस थोड़ी रिलैक्स थी एज कंपेयर टू H1 वीजास। अब क्योंकि H1 वीजास में कटौती बहुत ज्यादा ट्रंप ने करी है अंडर हिज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन प्रोग्राम, तो एमिड दीज H1B रिस्ट्रिक्शन इन चाइना ने शुरू किया है के वीजा। के वीजा उन्होंने इंट्रोड्यूस किया है। क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, थोड़ा याद रखना, H1B वीजा, L1 वीजा एंड देन के वीजा। के वीजा किसका है? चाइना का। ठीक है, और यूएसए का एक और है F1 वीजा, जो कि स्टूडेंट वीजा है, ये भी हमने कल ही देखा। थोड़ा टर्म्स एंड न्यूज के हिसाब से याद रखना ताकि आप कंफ्यूज ना हो जाए। अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने H1B वीजास को थोड़ा कर्व कर दिया है अंडर हिज मेक अमेरिका ग्रेट अगेन के जो उनका आइडिया है, एंड ऑल्सो अमेरिका फॉर अमेरिकन फर्स्ट, उन्होंने कट किया है एक्चुअली H1B वीजास को, तो चाइना ने इंट्रोड्यूस कर दिया है K1 वीजास। इससे क्या होगी, ये एक न्यू वीजा कैटेगरी है। इससे पहले के वीजा होती थी जो अल्टीमेटली स्पेशलाइज्ड नॉलेज को टारगेट करता था, उनको वीजास दिए जाते थे। इन्होंने अट्रैक्ट करने के लिए हाई लेवल फॉरेन टैलेंट को स्टेम फील्ड्स में, अब ये स्टेम फील्ड्स कौन सी है? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स। इन फील्ड्स में हाई लेवल फॉरेन टैलेंट को अट्रैक्ट करने के लिए ये वीजाज इशू होंगे। ठीक है, एंड इट बिल्ड्स ऑन आर वीजा। 2023 में ये इशू किया जाता था, बट ऑफर्स ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, लॉन्गर वैलिडिटी, easier रेजिडेंसी पाथवेज एंड फ्यूअर ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स। तो इन्होंने बेसिकली ईज आउट की है कंडीशंस, एंड ये के वीजा लेके आए हैं, जिससे ये हाई लेवल फॉरेन टैलेंट को अट्रैक्ट कर पाएंगे अपने कंट्री में। सिमिलर टू H1B वीजा। H1B वीजा में तो ऐसा ही होता था कि जो ग्रेजुएट लोग थे वो अल्टीमेटली अमेरिका के वीजा के लिए अप्लाई कर सकते थे। टॉकिंग अबाउट इट्स एलिजिबिलिटी एंड टारगेट ग्रुप्स, तो इसमें फॉरेन ग्रेजुएट्स फ्रॉम टॉप यूनिवर्सिटीज, domestic or international in STEM, science, technology, engineering, mathematics, and professionals with high level expertise in emerging technologies like AI, biotech, and advanced search. And it mainly focuses on young researchers and innovators. ठीक है, स्ट्रेटेजिक इंटेंट क्या होने वाला है कि जो, क्योंकि यूएस रिस्ट्रिक्टिव हो गया है, तो वो जो टैलेंट यूएस से ज्यादा था उसको हम चाइना में रिटेन कर लेते हैं या चाइना में अट्रैक्ट करते हैं। ऑलराइट, और जो चाइना का लॉन्ग टर्म गोल है कि हम एक साइंस एंड टेक्नोलॉजी सुपर पावर बनना चाहते हैं, उसको भी ये स्ट्रेंथन करेगा जब इतना ज्यादा टैलेंट ये लोग बाहर की कंट्रीज से अट्रैक्ट करेंगे। एंड इट इज सीन एज जियो पॉलिटिकल मूव टू एक्सप्लॉइट द टैलेंट आउटफ्लो। ठीक है, देन टॉकिंग अबाउट इम्पैक्ट एंड अपॉर्चुनिटीज, इट कुड मेक चाइना अ हब फॉर रिसर्च एंड इनोवेशन। Then it will also strengthen collaboration between Chinese universities, research institutions and global experts. और साथ में जो चाइना का मेड इन चाइना 2025 स्ट्रैटेजी है उसको भी पुश करेगा सेल्फ रिलायंस और क्रिटिकल टेक्नोलॉजीज के एरिया में। देन चैलेंजेस क्या है, थोड़ा कल्चरल चैलेंजेस आने वाले हैं क्योंकि चाइना इतना ज्यादा ओपन सोसाइटी इनकी नहीं है। ठीक है, कल्चरल बैरियर रहेंगे, देर आर गोइंग टू बी लैंग्वेज बैरियर्स, और जिससे अल्टीमेटली जो ग्लोबल टैलेंट है उसको आने में इतनी प्रॉब्लम होगी। अब यूएसए में तो क्या है कि इंग्लिश स्पीकिंग पॉपुलेशन है, तो इंग्लिश बेसिकली हम लोग भी इंडियंस भी बोल लेते हैं, बाकी कंट्रीज में भी इंग्लिश मोर और लेस एक्सेप्टेड है, तो मीडियम ऑफ एक्सचेंज के लिए या मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन में ईजी हो जाता है। बट चाइनीज थोड़ा डिफिकल्ट होगा और एक लैंग्वेज या कल्चरल बैरियर भी क्रिएट होगा। इनकी फूड हैबिट्स अलग है, इनका कल्चर अलग है एज कंपेयर टू अदर प्लेसेस या ग्लोबल टैलेंट जहां का ये अट्रैक्ट करना चाहते हैं। और साथ में यूएस एंड अलाइज मे रिस्पॉन्ड बाय फॉर्मिंग टाइटर रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी नेटवर्क्स टू प्रिवेंट अ ब्रेन ड्रेन टू चाइना। देन इम्प्लीमेंटेशन सक्सेस विल डिपेंड ऑन हाउ वेलकमिंग चाइना इज इन प्रैक्टिस, बिकॉज चाइना की जैसी सी छवि है उस हिसाब से चाइना कोई जाना इतना ज्यादा प्रेफर नहीं करेंगे। ठीक है, टॉकिंग अबाउट H1B वीजाज, ये कल ही हमने देखा था कि टेम्पररी वीजाज होते हैं स्किल्ड फॉरेन वर्कर्स के लिए स्पेशलाइज्ड फील्ड में, आईटी, इंजीनियरिंग, मेडिसिन, एंड इंडिया इज द लार्जेस्ट बेनिफिशियरी, ऑलमोस्ट 70% वीजाज इंडियंस को इशू होते हैं। और अभी रिस्ट्रिक्शंस लगा दी गई हैं, जैसे ऑलमोस्ट $1 लाख की प्रायर फीस सबमिट करनी पड़ेगी। तो इस तरह के रिस्ट्रिक्शंस की वजह से, और कुछ कोटा भी कट किया गया है, जो 85,000 था पहले उसको भी कट करने की बात चल रही थी।
चाइना की टैलेंट स्ट्रेटेजी ये है, इन्होंने इस तरह के मेजर्स पहले भी लिए हैं, पहला नहीं है। 1000 टैलेंट्स प्लान, आर वीजा, के वीजा अभी रिसेंट है, इससे पहले आर वीजा होता था। जियो पॉलिटिकल एंगल में क्या होगा कि ये जो ट्रम्प की कंजर्वेशनिस्ट पॉलिसीज हैं, ये उनको अनइंटेंशनली चाइना को एड कर लेगी अट्रैक्टिंग टैलेंट में, और ये बहुत सारी और एरियाज में भी होगा। देखो ट्रम्प ने जो टैरिफ्स लगाए हैं, अल्टीमेटली जो बाकी कंट्रीज हैं वो अपनी सप्लाई चेन्स डाइवर्स कर लेंगी और यूएसए से हटके कहीं और अपना इस्टेब्लिश कर लेगी अपने आप को। तो अल्टीमेटली नुकसान किसको होगा? यूएसए को। ये जो इनके कंजर्वेशनिस्ट पॉलिसी अभी चल रही है वो लॉन्ग टर्म में इन्हीं को नुकसान करेगी। ठीक है। देन इट सिंबलाइजेस द ऑनगोइंग टेक राइवलरी बिटवीन यूएस एंड चाइना इन एआई, सेमीकंडक्टर्स, बायोटेक और ग्रीन एनर्जी। इंडिया इसका बेनिफिशियरी हो सकता है अगर ये अपनी इमिग्रेशन और रिसर्च इकोसिस्टम को, टैलेंट को रिटेन कर ले। ठीक है। देन इंडिया की पोजीशन ये है कि हम H1B वीजा वर्कफोर्स में सबसे ज्यादा थे, बट अब क्योंकि यूएसए ने अपनी पॉलिसीज टाइटन कर ली है और इंडिया ब्रेन ड्रेन रिस्क हमेशा से फेस करता आया है, और क्योंकि हमारे यहाँ हम इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज दे नहीं पाते तो अल्टीमेटली ब्रेन ड्रेन यहाँ पे होता है। इंडिया के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है? स्ट्रॉन्गर रिसर्च यूनिवर्सिटीज बनाई जाए, इंसेंटिवाइज किया जाए इंडियन डायस्पोरा को कि हमारे साथ कोलैबोरेट करो, एंड इम्प्रूव डोमेस्टिक R&D फंडिंग जो अभी 0.7% है, उससे थोड़ा उसको बढ़ाया जाए। चाइना का एग्जांपल है तो यहाँ पे ऑलमोस्ट 2.4% ऑफ द जीडीपी ये लोग R&D फंडिंग को देते हैं, हमारे यहाँ काफी कम है, तो इस सेक्टर में हमको थोड़ा सा काम करने की जरूरत है। नाउ नेक्स्ट आर्टिकल इज अबाउट लद्दाख। लद्दाख में जो प्रोटेस्ट हुए, वायलेंट प्रोटेस्ट रेदर, अब ये आर्टिकल की अगर हम बात करें तो ये काफी ज्यादा पॉलिटिसाइज्ड आर्टिकल है, और यू मस्ट हैव रेड अबाउट इट कि काफी ज्यादा पॉलिटिसाइज सा आर्टिकल है, बट हम इसका थोड़ा सा, इसको थोड़ा पॉलिटी के एंगल से पढ़ेंगे। ठीक है, पॉलिटिसाइजेशन को छोड़ के इसकी पॉलिटी देख लेते हैं। अब इसकी पॉलिटी क्या होने वाली है, एक तो सिक्स शेड्यूल थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं कि ये क्या होता है, इसके क्या प्रोविजंस हैं, एंड इसके अलावा लद्दाख की क्या कंडीशन है वो देख लें। ठीक है, अब लद्दाख में ये प्रोटेस्ट हुए क्यों, क्या इनकी डिमांड्स है, ये देखते हैं। सो लद्दाख में एक अनरेस्ट चल रहा था काफी टाइम से, इनकी डिमांड्स थी कि हमें सिक्स शेड्यूल में ले लिया जाए, और इनका फेस कौन थे? सोनम वांगचुक। सोनम वांगचुक इन प्रोटेस्ट का फेस थे, बेसिकली हंगर स्ट्राइक, नॉट प्रोटेस्ट एक्चुअली, हंगर स्ट्राइक का फेस वो थे, और एक तरह से ए पॉलिटिकल काफी ज्यादा इनका प्रोटेस्ट चल रहा था। बट अल्टीमेटली कुछ दिनों से देखा गया कि यहाँ पे भी जिस तरह का नेपाल में एक जेनजी प्रोटेस्ट हुआ, उसी तरह का प्रोटेस्ट यहाँ पे भी ऑर्गेनाइज करने की बात हुई। ठीक है, या सिमिलर लाइंस पे यहाँ पे भी हुआ वो। ओके, तो एक सेकेंड, मेरे नोट्स ही कहीं गायब हो गए हैं। हाँ जी, मिल गए। अच्छा, तो लद्दाख की हम बात कर रहे थे। लद्दाख में क्या हुआ कि एक सीआरपीएफ वैन को जला दिया गया, बीजेपी का जो ऑफिस था वहां लद्दाख में उसको भी जला दिया गया। ठीक है, अब 2019 में एब्रोगेशन हुआ आर्टिकल 370 का, आर्टिकल 370 को एब्रोगेट किया गया, एंड जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख को अलग अलग कर दिया। ठीक है, जम्मू एंड कश्मीर को लद्दाख को सेपरेट कर दिया। जम्मू एंड कश्मीर बन गई यूटी विद लेजिस्लेचर और लद्दाख बन गया यूटी विदाउट लेजिस्लेचर। उस वक्त ये मूव काफी ज्यादा वेलकम किया गया लद्दाख के द्वारा, क्योंकि इनको लगता था कि जब तक हम जम्मू एंड कश्मीर के साथ रहेंगे तब तक हमारी डेवलपमेंट नहीं हो पाएगी, हम लोग इनसे थोड़े अलग है ना, कि हम अलग हैं, हमें इनसे मत जोड़िए, वैसा वाला इनका था। बट आर्टिकल 370 के जाने से बहुत सारी प्रोटेक्शंस भी चली गई, वो जो लैंड और एम्प्लॉयमेंट इन सब चीजों पे अभी तक प्रोटेक्शन मिल रही थी वो भी चली गई, और ये शायद उन्होंने पहले एंटिसिपेट नहीं किया होगा। सिंस उसके बाद से फिर शुरुआत हुई डिमांड्स की, लाइक कि हमें सिक्स शेड्यूल में ऐड कर दो, अब कह रहे हैं कि हमको लेजिस्लेचर दे दो, फिर कहा कि हमको यूटी विद लेजिस्लेचर बना दीजिए, और अभी फिलहाल स्टेटहुड की डिमांड्स आ रही कि हमको स्टेटहुड दे दीजिए। ठीक है, तो ये अनरेस्ट क्यों है, बैकग्राउंड हमने इसका देख लिया कि 2019 के एप्रोगेशन के बाद यहाँ पे कुछ चेंजेस आए एंड अल्टीमेटली उसकी वजह से कुछ अनरेस्ट हुआ। सबसे पहला है डेमोक्रेटिक डेफिसिट। व्हाट इज डेमोक्रेटिक डेफिसिट? यहाँ पे कोई भी इलेक्टेड असेंबली नहीं है। ठीक है,